तर्क ये है कि बिजली पे चलने वाली वाहन प्रदूषण नहीं करती, लेकिन उसको चलाने वाली ऊर्जा को बनाने में बहुत प्रदूषण हो जाता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ईवी बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है बनिस्बत डीजल या पेट्रोल चलाने वाली गाड़ी से। अब अगर हम ईवी के पीछे देखने ही वाले हैं कि उसकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तो क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल जलाने वाली गाड़ी को चलाने का फॉसिल फ्यूल कहाँ से आ रहा है? तो इस डीजल या पेट्रोल को बनाने के लिए क्या लगता है? डीजल या पेट्रोल तेल के रूप में 1798 मीटर धरती के भीतर पाया जाता है। बहुत सारा ऑयल एक डिवाइस से निकाला जाता है जिसे कहते हैं पंप जैक। अब पंप जैक अपने आप तो नहीं चलता, इसे चलाने के लिए भी ऊर्जा लगती है। और ये जो पंप जैक है ये 9960 किलोवाट आवर ऊर्जा का प्रयोग करता है एक महीने तक चलने के लिए। अब इसे हम संदर्भ में देखें तो ये इतनी ऊर्जा है कि टाटा नेक्सॉन ईवी 82,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल जाएगी, यानी कि 6.8 इयर्स। भारत 82% तेल इंपोर्ट करता है और हर रोज 44 लाख बैरल से भी ज्यादा तेल की खपत है हमारी। 1,44,000 से भी ज्यादा ऑनशोर ऑयल वेल्स हैं जो भारत को तेल सप्लाई करते हैं और प्रति महीना 1,415 गीगावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ये बहुत ज्यादा है सिर्फ तेल को जमीन से निकालने के लिए। अगर इतनी बिजली हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल में डालें तो 1,17,00,000 टाटा नेक्सॉन ईवी महीना भर चल जाएगी। और ये सब जमीनी तेल के लिए है। डीप सी में ड्रिलिंग होता है, उसके बारे में क्या? सबसे आम तरीका डीजल जनरेटर है। एक डीजल जनरेटर जो ऑयल रिग में इस्तेमाल होता है 20 से 30 मेट्रिक टन डीजल प्रति दिन का इस्तेमाल करता है और इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट 26,47,000 किलोवाट आवर प्रति महीना है। और भारत के लिए तेल बनाने वाली 462 ऑयल रिग्स जो 13 करोड़ 80 लाख किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी बनाती हैं, उसका क्या? ये सारी पंपिंग को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इतनी ऊर्जा बन जाती है कि 1 करोड़ 28 लाख टाटा नेक्सॉन ईवीज महीना भर चल सकती हैं। और ये सिर्फ भारत के लिए है। तो ये तेल न सिर्फ जलता है और हमारी गाड़ियों में जलकर प्रदूषण करता है, लेकिन इसे निकालने के लिए भी बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन करना पड़ता है। अगर हम इस प्रदूषण को जोड़ दें जो गाड़ियों में तेल को जलाने से होता है और उस तेल को जमीन से निकालने के लिए होता है, तो ये एक भयानक दृश्य है। ऑयल को पंप करना भी साफ सुथरा नहीं है। करोड़ों लीटर समुद्र में बह जाते हैं और मछलियां और समुद्री जीवन के लिए ये कहर है। इसके बाद उस तेल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और पाइपलाइंस में पंप करना पड़ता है। 5,40,000 से ज्यादा किलोमीटर पाइपलाइन दुनिया में आज हैं जो 10 करोड़ बैरल प्रति दिन जो हम कंज्यूम करते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करता है। पाइपलाइंस भी अपने आप काम नहीं करती, उसे भी पंपिंग स्टेशन की जरूरत पड़ती है जो और ज्यादा ऊर्जा लेती है। तेल को शिप भी किया जाता है और क्योंकि समुद्र अनरेगुलेटेड है एमिशन को लेकर के, इस वजह से ये शिप सबसे सस्ता और गंदा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं खर्चा कम करने के लिए। इसी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण यही करता है। शिपिंग जिम्मेदार है एस्टिमेटेड 100 करोड़ टन CO2 के लिए हर साल। 10% उसका शिपिंग ऑयल है। और क्योंकि ये टैंकर शिप्स इतना प्रदूषण करते हैं, कई कंट्रीज उन्हें ऑपरेट करने को अलाउ नहीं करते अपने तट के नजदीक। इस वजह से उन्हें टो किया जाता है उस रिफाइनरी के पास जहां पर उन्हें ऑयल ट्रांसफर करना है। हम प्रतिदिन 10 करोड़ बैरल तेल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कि रिफाइन करने के लिए 447 डिग्री तक गर्म करना होता है। ये रिफाइनिंग में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है और इससे भी ज्यादा प्रदूषण पैदा होता है जो वहां रहने वाले सारे जीवों के स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। रिफाइनरीज दुनिया के सारे बड़े स्रोत शहरों में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। अब स्थिति इतनी बुरी हो चली है कि रिफाइनरी के पास रहने वाले लोगों के फेफड़े, लंग्स में बीमारियां हो गई हैं। तेल के रिफाइन किए जाने पर उसे डीजल ट्रक में पेट्रोल पंप तक ले जाया जाता है जिससे और भी प्रदूषण पैदा होता है। अब ये ईंधन गाड़ी और ट्रक में जलाया जाता है जहां हम रहते हैं और सांस लेते हैं। इन गाड़ियों और ट्रक में इंटरनल कंबशन इंजन या आंतरिक दहन इंजन होती है जो बहुत ही इनएफिशिएंट या अप्रभावी है। 70% ऊर्जा बर्बाद हो जाती है और सिर्फ 30% गाड़ी के पहिए तक पहुंचती है। तो जीवाश्म ईंधन बनाना और इस्तेमाल करना शुरू से लेकर अंत तक एक बहुत ही गंदी और अप्रभावी प्रक्रिया है
क्योंकि सबसे पहले तो हम उसे निकालने में इतनी सब बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसे रिफाइन करते हैं, और जब उसे अंत में जलाते हैं तो 70% तो बर्बाद हो जाती है। जब हम इस सब की तुलना एक इलेक्ट्रिक वाहन को चलने के साथ करते हैं तो अंतर बहुत अधिक है। बिजली को धरती के हजारों मीटर नीचे से पंप नहीं किया जाता और ट्रकों या ट्रेनों या पाइपलाइनों में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। इसे विदेशों से शिप करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही रिफाइन करने की। और जहां हम रहते हैं और सांस लेते हैं वहां प्रदूषण नहीं होता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बिजली का उत्पादन करना उतना हानिकारक नहीं है। जब बिजली उत्पादन कोयले से किया जाता है तो पावर प्लांट घरों से दूर होते हैं और बिजली को पावर लाइन से पहुंचाया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन यदि क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा पर चले तो शुरू से अंत तक एक बहुत ही इको फ्रेंडली प्रक्रिया हो सकती है। भारत में 39.1% बिजली का उत्पादन ऐसे स्रोत से किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पैदा करते, और यूरोप में आंकड़ा 56% पर उससे भी बेहतर है। जहां स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहां रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत कोयला और गैस प्लांट की जगह ले रहे हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज का क्या? लिथियम धातु ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना और चिले के रेगिस्तान में पाया जाता है। बैटरियों में एक मेन इंग्रेडिएंट होने के अलावा लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए एक दवा के रूप में भी लिया जाता है। तो लिथियम माइनिंग के एनवायरमेंटल प्रभाव के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है। यदि इस माइनिंग से कोई बड़ी समस्या होती तो वो लोग इसके बारे में जरूर बोल रहे होते, लेकिन जब प्रदूषण की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया वास्तव में तेल रिफाइनिंग के मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। हाँ, तेल रिफाइन करना इस देश में बहुत बड़ा एनवायरमेंटल खतरा पैदा कर रहा है, लिथियम माइनिंग से बहुत बड़ा। ऑस्ट्रेलिया जो घनी आबादी वाला देश नहीं है, दुनिया की तेल सप्लाई का 1% उपयोग करता है, जिसमें से सिर्फ 1/4 हिस्से रिफाइन करता है, लेकिन दुनिया का 50% लिथियम की माइनिंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो देश तेल का सबसे छोटा उपभोक्ता है, वहां दुनिया की 50% लिथियम की रिफाइनिंग की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य को सबसे बड़ा खतरा तेल रिफाइनिंग है, और इसमें तो तेल का ड्रिलिंग, पंपिंग, ट्रांसपोर्ट और जलाना तो शामिल भी नहीं। जितनी भी लिथियम माइनिंग आज तक दुनिया में हुई है, उससे पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया गया है जितना सिर्फ एक बड़े ऑयल स्पिल ने किया। बैटरीज का क्या किया जाए जब वो पुरानी हो जाती हैं और गाड़ी में काम नहीं आ सकती? उन्हें घर या बिजनेस को बिजली देने के लिए स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उन्हें दूसरा जीवन मिल जाता है। और जब ये उपयोग भी समाप्त हो जाए तो उनमें से मूल्यवान धातुओं को निकाल के अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों में पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण है कि हम जमीन से तेल पंप करने में बिजली, ट्रांसपोर्ट में तेल, रिफाइनिंग में और बिजली का उपयोग करते हैं और अंत में उस तेल का 70% गाड़ियों में जला के बर्बाद कर देते हैं, जबकि हम इलेक्ट्रिक वाहनों को डायरेक्टली बिजली से चार्ज कर सकते हैं, जिससे तेल और ईंधन जलाने की अप्रभावी प्रोसेस को रद्द किया जा सके। ये जाहिर बात है कि तेल उत्पादन एक गंदी, बेकार प्रक्रिया है, खासकर जब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अन्य विकल्प जैसे रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध है। आप क्या कर सकते हैं? गलत जानकारी के अलावा शेयर्ड पार्किंग एक ऐसी बाधा है जो अपार्टमेंट, बिल्डिंग या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन यूज करने से रोकती है। इनमें कई लोग के पास कार चार्जर लगवाने का कोई तरीका नहीं होता। यदि आप विधायक हैं, नगर परिषद सदस्य हैं, हाउसिंग सोसाइटी बोर्ड में सेवा करते हैं या आप मकान मालिक हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जर लगवाने के लिए वोट करें या स्वयं अपने कार पार्किंग में या सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाएं, जिससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए चार्ज करने की सुविधा बन सके। ऐसी कई कंपनी हैं जो इन चार्जर से पैसे कमाने के अवसर पेश करती हैं। सही प्रोत्साहन और राजनीतिक इच्छा से जीवाश्म ईंधन टैक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के प्रति बदलाव जल्द ही हो रहा है। नॉर्वे ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बहुत जल्द अपनाया। वहां बेची गई गाड़ियों में से इलेक्ट्रिक गाड़ियां 50% से भी ज्यादा है। सोलर पैनल का समर्थन करें। सूर्य ऊर्जा का उपयोग अब बिजली खरीदने से सस्ता हो गया है और पहले ही दिन से फायदा देता है। अगर आपके खुद का घर है तो आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं और सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं। इससे ना सिर्फ पैसों की बचत होगी, पर यह जानकर मन को शांति मिलेगी कि आप इस गंदे तेल उद्योग में सहभागी नहीं हैं।
वो दिन मुमकिन है जब हमारे शहर गाड़ी के टेल पाइप से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य रासायनिक पदार्थ से मुक्त होंगे। अब हमारे पास वो तकनीकी जानकारी उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक परिवहन की तरफ बदलाव आप सबके समर्थन से जल्द ही हो सकता है।